नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो का टॉपिक है ये महंगाई और रिजर्व बैंक का भ्रष्टाचार कि किस तरह से रिजर्व बैंक के भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई बढ़ती है और उसका उपाय। रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये तीन व्यक्ति जिम्मेदार हैं महंगाई के लिए, और जो भी महंगाई की वजह से दूसरे प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि मैनिपुलेटर अमीरों की अमीरी बढ़ना। सारे अमीर खराब होते हैं ऐसा मैं नहीं मानता, आई बिलीव इन कैपिटलिज्म, पर कुछ कुछ अमीर होते हैं जिनका एक ही काम धंधा होता है कि बैंक से लोन लेना और वापस ना करना, और इस तरह से अपना जो लोन का पैसा है वो अपने खाते में एक या दूसरे तरह या तीसरी तरह से ट्रांसफर करना, और उनको लोन पे ऊपर लोन मिलती जाती है क्योंकि वो पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, रिजर्व बैंक के गवर्नर और जो बैंक के चेयरमैन और सीनियर ऑफिसर होते हैं उनको वो 20-30% दे देते हैं जितना लोन लिया उसका, और उसकी वजह से और नोट छापने पड़ते हैं क्योंकि जब लोन नहीं आया तो और नोट छापने पड़ेंगे, डिपॉजिटर को तो पैसा चुकाना ही है, और इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और लोगों की खरीदने का पावर कम होता है तो उनकी गरीबी बढ़ती है। अब इसमें काफी सारा न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, काफी सारा डेटा है, मैं डेटा बोलता जाऊंगा पढ़ के, पर यदि आपके पास उस समय ये किताब खुली हुई है, मेरा जो रेफरेंस मटेरियल है वो खुला हुआ है यदि, तो आपको पढ़ने में और सुनने में ज्यादा आसानी रहेगी। ये है rahulmehta.com/301.htm। मैं रिपीट करूंगा, rahulmehta.com/301.htm, और उसमें है चैप्टर 23, राइट टू रिकॉल ग्रुप प्रपोजल्स टू इंप्रूव आरबीआई रिड्यूस इन्फ्लेशन, की किस तरह से हम आरबीआई का भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सुधार सकते हैं, इन्फ्लेशन कम कर सकते हैं, और बैंकिंग सिस्टम का जो फंडामेंटल फ्लॉ है कि बैंक है वो हवा में से रुपया पैदा करता है और उस पर भी वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, और उस फ्लॉ की वजह से परमानेंट एक सिस्टमिक क्राइसिस आती रहती है, वो कैसे हम कम कर सकते हैं, वो सारा मैंने चैप्टर 23 में दिया है, rahulmehta.com/301.htm के चैप्टर 23 में। तो पहले तो रुपया क्या है, रुपया क्या है यानी कि रुपये की लीगल डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक्स वाले कुछ भी उटपटांग डेफिनेशन बोलते रहते हैं कि M1, M0, M3, M4, पता नहीं 15 तरह के रुपये उनकी किताब में मिलेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं और कह रहा हूं कि लीगल डेफिनेशन क्या है रूपी एज डिफाइंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक कोई कानून की किताब नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, वो तो पेड इकोनॉमिस्ट है जो जिसने जितना जिस हिसाब से पैसा मिला उसके हिसाब से उटपटांग भाषा उसने उटपटांग कंसेप्ट उसने लिख दिया। रिजर्व बैंक की डेफिनेशन क्या है, रिजर्व बैंक M3 को डिफाइन करता है। M3 भारत में जितना रुपया है रिजर्व बैंक M3 उसको बोला जाता है रिजर्व बैंक की डेफिनेशन में। M3 क्या है कि M3 के 5 कंपोनेंट है रिजर्व बैंक की परिभाषा में, वो आपको रिजर्व बैंक के वेबसाइट पे मिल जाएगा। उनका जो वीकली बुलेटिन होता है, फोर्टनाइटली बुलेटिन होता है, उसमें एक तो कि जितना करेंसी है आपकी जेब में, मेरी जेब में, किसी की अलमारी में, सारा करेंसी नोट जितना रिजर्व बैंक ने छापा है माइनस जो कि बैंक की तिजोरी में पड़ा है। जो रुपया बैंक की तिजोरी में पड़ा है वो M3 में काउंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे कंपोनेंट में काउंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? पासबुक। आपके पास जो भी पासबुक है, या तो करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का स्टेटमेंट है, या तो फिक्स डिपॉजिट है तो उस पर जो लिखा है फिक्स डिपॉजिट 10 लाख की, 5 लाख की, और उस पर जितना एक्रूड इंटरेस्ट है, यानी कि सेविंग्स प्लस करंट अकाउंट प्लस फिक्स डिपॉजिट प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, वो ऐड कर लो, वो एक दूसरा कंपोनेंट हुआ। उसके बाद का कंपोनेंट हुआ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जितना कॉइन्स छापे हैं, कुछ कुछ कॉइन्स जो है जैसे 25 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है, और मतलब मिंटिंग बोलते हैं। वो बहुत बड़ी रकम नहीं है, सिर्फ 10,000 करोड़ यानी प्रति हिंदुस्तानी मुश्किल से 100 रुपया भी नहीं है। और उसके बाद उसमें से एक चीज सब्ट्रैक्ट करना होता है कि जितना कर्ज रिजर्व बैंक ने और अन्य बैंकों ने बॉन्ड के द्वारा लिया है,
वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो M3 कितना है आज के हिंदुस्तान में, अभी के हिंदुस्तान में? मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा पुराना है, अप्रैल 2010 का है, क्योंकि ये आर्टिकल मैंने अप्रैल 2010 में लिखा था। तो अप्रैल 1951 में प्रति हिंदुस्तानी M3 था 64 रुपीस, यानी सारे हिंदुस्तान का करेंसी नोट, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, उसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट, सिक्के, सब मिला के उस समय की आबादी से डिवाइड करो। उस समय आबादी थी 36 करोड़। तो एक हिंदुस्तानी प्रति हिंदुस्तानी था 64 रुपीस। अप्रैल 2010 में प्रति हिंदुस्तानी कितना हो गया? 47,000 रुपीस। और आज कितना है? आज की तारीख में करीब 50,000 रुपया, 55,000 रुपया। यानी मनी सप्लाई पिछले 60 साल में कितना बढ़ा? पिछले 60 साल में 730 गुना, 730% नहीं, 730% हुआ 7 गुना, लेकिन मनी सप्लाई बढ़ा 730 गुना। और जीडीपी कितनी बढ़ी है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कहता है कि जीडीपी है वो 5 गुना बढ़ी है, 5.2 टाइम्स। 1951 के कंपैरिजन में और अप्रैल 2000 कंपैरिजन में पर कैपिटा जीडीपी बढ़ी है 5.2 टाइम्स और मनी सप्लाई बढ़ा है 730 गुना, और इसलिए दाम बढ़ गए करीब करीब 140 गुना। एक सीधा सा हिसाब होता है कि मनी सप्लाई ग्रोथ डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी ग्रोथ, उतना महंगाई बढ़ेगी एक या दूसरे या तीसरे तरीके से। कोई एक कॉमोडिटी का दाम 140 गुना नहीं बढ़ेगा तो किसी और चीज का दाम 140 गुना हो जाएगा। लेकिन मनी सप्लाई बढ़ा और जीडीपी ग्रोथ उससे कम बढ़ा तो आज नहीं तो कल महंगाई बढ़ेगी। तो इसमें, और ये एकमात्र कारण है, जो महंगाई है उसका एकमात्र कारण है कि रिजर्व बैंक M3 का सप्लाई बढ़ा रही है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग M3। इकोनॉमिस्ट को बहुत गुस्सा आएगा यदि तुम बोलोगे कि M3 के लिए तुमने मैन्युफैक्चर शब्द क्यों इस्तेमाल किया। इश्यू शब्द यूज करो, क्रिएटेड शब्द यूज करना है, जो करो, पर मैन्युफैक्चरिंग शब्द मत यूज करो। और मैं आपसे को खास विनती करूंगा कि आप M3 और रुपए के लिए मैन्युफैक्चरिंग शब्द इस्तेमाल कीजिए कि भाई रिजर्व बैंक ने इतने रुपए का मैन्युफैक्चरिंग किया, या तो स्टेट बैंक ने इतने रुपए का मैन्युफैक्चरिंग किया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इतने रुपए का मैन्युफैक्चरिंग किया। क्रिएट या इश्यू शब्द मत यूज किए, क्योंकि एक आर्टिफिशियल कमोडिटी है। सारी चीजों को हम दो चीज में डिवाइड कर सकते हैं, सजीव वस्तु जिसके लिए हम बर्थ शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ह्यूमन के लिए हम ये नहीं कहेंगे इतने मनुष्यों का उत्पादन हुआ, इतने कहेंगे इतने मनुष्यों का जन्म हुआ। और बाकी चीजों के लिए हमें मैन्युफैक्चर शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि कैलकुलेटर है, मोबाइल फोन है, कोई कपड़ा है, तो उसके लिए हम हमेशा मैन्युफैक्चर शब्द इस्तेमाल करते हैं। और कोई चीज का इस्तेमाल करने की इकोनॉमिक्स में जरूरत ही नहीं है, बर्थ और मैन्युफैक्चरिंग, ये दो ही चीजें काफी है। तो रुपया आर्टिफिशियल कमोडिटी है, जिस तरह से मोबाइल फोन है, कैलकुलेटर है, किताबें हैं, कपड़ा, इस तरह से रुपया आर्टिफिशियल एंटिटी है, इसलिए उसके लिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग शब्द यूज होना चाहिए। तो कितना रुपया मैन्युफैक्चर किया रिजर्व बैंक ने? प्रति व्यक्ति 47,100, इतना रुपया मैन्युफैक्चर किया सारे बैंकों ने मिला के, रिजर्व बैंक और दूसरे बैंकों ने मिला के 1951 से लेकर अप्रैल 2010 के बीच। अब पिछले 5-6 साल का हिसाब लीजिए, 6 साल, यानी आर्टिकल मैंने लिखा अप्रैल 2010। आप आएंगे सेक्शन, इस किताब के सेक्शन 23.2 पे, 23.2 पे मैंने 3 टेबल दिए हैं। तीसरा टेबल है अप्रैल 2004 में हिंदुस्तान की आबादी थी 108 करोड़, अप्रैल 2010 में हो गई हिंदुस्तान की आबादी 118 करोड़। और प्रति व्यक्ति रुपया कितना था? M3 प्रति व्यक्ति रुपया था 18,000 रुपया 2004 में, अप्रैल 2004 जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। और अप्रैल 2010 में कितना रुपया हो गया? 47,000। यानी इतना रुपया उत्पादन किया सारे बैंकों ने मिलकर, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक सब मिलके, कि रुपये पर कैपिटा रुपये का सप्लाई हो गया 2.5 टाइम्स, यानी 2.5 गुना। जबकि जीडीपी कितना बढ़ा था? 50%, यानी 0.5 टाइम्स। यानी रुपी वॉल्यूम बढ़ा 2.5 टाइम्स, जीडीपी सप्लाई बढ़ा 0.5 टाइम्स, यानी चीजों के दाम है वो डबल हो गए औसतन। कुछ चीज के दाम 10 गुने होंगे, हो सकता है कुछ चीज के दाम सिर्फ 50% या 10-20% बढ़े, जैसे कि गेहूं का दाम, तो वो डबल नहीं हुआ। गेहूं का दाम कुछ 20% बढ़ा, लेकिन जमीन का दाम वो कुछ जगह डबल हो गया, कुछ जगह 4 गुना हो गया, कुछ जगह 10 गुना हो गया।
तो इस तरह से अलग अलग चीजों के दाम अलग अलग रेशो में बढ़ेंगे, पर ओवरऑल प्राइस इंक्रीज होगा 200%, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ा था पिछले 6 सालों में, 2.5 टाइम्स हुआ था, और जीडीपी ग्रोथ हुआ था 0.5 टाइम्स। अब शब्द आता है, यानी कि महंगाई जो है वो होती है क्योंकि M3 का उत्पादन होता है। तो सवाल आता है कि M3 का उत्पादन इंडिया में कौन करता है? M3 यानी रुपी वॉल्यूम। तो M3 का उत्पादन आप मानते होंगे कि रुपया सिर्फ रिजर्व बैंक मैन्युफैक्चर करता है। ये बात 20% सच है और 80% झूठ है। क्यों? क्योंकि जितना M3 आज हमारे बीच है उसका 20% रिजर्व बैंक ने उत्पादन किया है और बाकी 80% दूसरे बैंकों ने उत्पादन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, प्राइवेट बैंक भी उसमें आ गए। इन बैंकों ने रुपये का M3 का उत्पादन किया है। करेंसी नोट जो है उसका उत्पादन सिर्फ रिजर्व बैंक करती है। 500 के नोट, 1000 के नोट, 20 के नोट, उसका उत्पादन सिर्फ रिजर्व बैंक करती है। पर M3 के डेफिनेशन में उसका हिस्सा सिर्फ 20% है। बाकी 80% है वो फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट, पासबुक, करंट अकाउंट का स्टेटमेंट। उसका उत्पादन किसने किया है? उसका उत्पादन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, अन्य सरकारी बैंकों ने और कुछ प्राइवेट बैंकों ने। और इसमें कुछ फ्रॉड लीगल सेंस में नहीं है। क्यों लीगल सेंस में फ्रॉड नहीं है? क्योंकि रिजर्व बैंक ने उन्हें परमिशन दी है कि आप नोट का उत्पादन नहीं कर सकते, लेकिन फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट का उत्पादन कर सकते हो, सेविंग्स मनी का उत्पादन कर सकते हो, सेविंग्स रुपी का उत्पादन कर सकते हो। रिजर्व बैंक ने उनको छूट कैसे दी है? पार्लियामेंट ने उन्हें छूट दी है। पार्लियामेंट ने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, RBI एक्ट 1935 में अंग्रेजों ने बनाया था, और पार्लियामेंट ने उस एक्ट को पुनः मान्यता दी 1951 में, अमेंडमेंट करके उस एक्ट को चालू रखा। तो उस एक्ट को मान्यता मिल गई और उसके आधार पर रिजर्व बैंक ने एक लिस्ट बनाई है कि कौन कौन सी बैंकों को हम लाइसेंस दे रहे हैं रुपी क्रिएशन का। उसको वो शेड्यूल बोलते हैं। लाइसेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए उन्होंने शेड्यूल शब्द का इस्तेमाल किया है। पर वो एक तरह से लाइसेंस ही है कि रिजर्व बैंक ने इतनी इतनी बैंकों को लाइसेंस दिया है। वो लाइसेंस कैसे मिला? कि उसमें से कुछ एक तो सरकारी बैंक है, लेकिन प्राइवेट बैंक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको रिश्वत देते हैं बड़े पैमाने पे, इसलिए उनको रुपी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिल जाता है। तो वो एक भ्रष्टाचार का केस हो गया। तो इसमें जो रुपये का उत्पादन कौन करता है? तो जो कहे कि भाई रुपये का उत्पादन सिर्फ रिजर्व बैंक करती है, तो मैं उसे कहूं कि आप रिजर्व बैंक का ही डेटा ले लीजिए। तो रिजर्व बैंक बोलते हैं कि प्रति हिंदुस्तानी, ये डेटा मैं आपको दे रहा हूं अप्रैल 2010 का, अप्रैल 2010 का डेटा। अप्रैल 2010 के डेटा की जो URL है रिजर्व बैंक के वेबसाइट पे जो आपको मिलेगी, वो मैंने अपने किताब के सेक्शन 23.2 में दी है। 23.2 में पहला जो टेबल है उसका थर्ड लिंक आप देखोगे तो अप्रैल 2010 का रिजर्व बैंक का ही डेटा आपको देगा, रिजर्व बैंक के वेबसाइट का पर। तो रिजर्व बैंक का डेटा कहता है कि प्रति हिंदुस्तानी 6400 रुपए का उत्पादन उसने किया था अप्रैल 2010 तक, और प्रति हिंदुस्तानी रुपया कितना था? 47,000 M3 पर इंडियन M3 था 47,000, और पर इंडियन रुपी करेंसी नोट, 500 के नोट, 1000 के नोट सारे मिला के वो थे 6400 रुपया। यानी कि रिजर्व बैंक का वेबसाइट खुद कहता है, और इसमें आप फाइनेंस मिनिस्टर के कॉइन्स निकाल लीजिए तो प्रति हिंदुस्तानी हुआ 92 रुपीज, वो भी आप निकाल दीजिए। फिर रुपी मैन्युफैक्चर्ड बाय RBI इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। RBI दो तरह से रुपए का उत्पादन करता है, एक तो करेंसी नोट छाप के, और कभी कभी कुछ बैंक ने मान लो पुराने नोट लौटा है और फिर रिजर्व बैंक उनको पूछती है कि भाई नए नोट चाहिए, और वो बैंक बोले कि अभी नहीं चाहिए, अभी हमारे पास सफिशिएंट है। तो रिजर्व बैंक सिर्फ उनके खाते में उतना पैसा ऐड कर देती है, उसको बोलते हैं डिपॉजिट इन RBI बुक। वो भी एक तरह का रुपया हो गया। जिस मिनट उसने बोला कि मुझे रुपया चाहिए, दूसरे दिन तीसरे दिन रिजर्व बैंक उसे 1000 के 500 के नोट छाप के दे देगी। तो वो होता है प्रति हिंदुस्तानी 3000 रुपया। यानी 6000 और 400 और 3000, यानी करीब करीब, और उसमें सिक्के मिला लो तो सब कुछ मिला के 9500 रुपया, इतना रुपया रिजर्व बैंक ने उत्पादन किया है प्रति हिंदुस्तानी अप्रैल 2010। और रिजर्व बैंक का दूसरा डेटा कहता है कि प्रति हिंदुस्तानी M3 कितना है, रुपया कितना है? 47,000।
तो अब सवाल आता है 9,000 रिजर्व बैंक ने उत्पादन किया, कुल रुपया 47,000 है, तो बाकी का 36,000 किसने उत्पादन किया? इससे कोई ना कोई एंटिटी तो होगी। रुपया एक आर्टिफिशियल वस्तु होती है, उस पे जिसने भी उत्पादन किया उसका नाम फिर वो डिस्क्लोज करे ना करे वो अलग बात है, पर उसका नाम तो अटैच हो ही जाएगा कि किसके एक्शन से, किसकी एक्शन की वजह से ये 9,000 रुपया जो था, 9,500 रुपया जो था रिजर्व बैंक का, वो M3 47,000 बना। तो इसमें नाम आता अलग अलग बैंकों का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे जो PSU बैंक और प्राइवेट बैंक है वो मिला के, उन्होंने मिला के 36,000 रुपए का उत्पादन किया। तब कोई कहेगा इसमें बुरी बात क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी तो गवर्नमेंट बैंक है, भले उसने रुपये का उत्पादन किया, प्राइवेट बैंक है लेकिन उसने रिजर्व बैंक की लाइसेंस लेके किया है, रिजर्व बैंक का उस पर सुपरविजन है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि रिजर्व बैंक जो पैसा उत्पादन करती है वो सीधा सरकार को जाता है, तो उस पर सरकार के घपले होते हैं, करप्शन होता है, पर कम से कम हमें पता लगता है कि भाई राजा ने ये घपला किया। भले सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल तक एक्शन नहीं लिया, लेकिन जिस दिन घपला किया उस दिन हमें पता तो लग ही गया था, उसी दिन दूसरे दिन पता लग गया था कि राजा ने घपला किया। फिर इसी तरह से गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी है थोड़ी बहुत, उससे पता लग जाता है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या प्राइवेट बैंक जब रुपए का उत्पादन कैसे करती है, तो वो कैसे करती है? 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि वो गवर्नमेंट को लोन पे देती है, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद के या दूसरे किसी तरीके से, और दूसरा तरीका है वो प्राइवेट कंपनी को लोन देती है। प्राइवेट कंपनी को लोन देती है, प्राइवेट इंडिविजुअल को लोन देती है, तो उसमें कुछ 1/3 हिस्सा जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट को लोन पे दिया है बॉन्ड के तरह से, और बाकी 2/3 जो है वो प्राइवेट कंपनियों को दिया है। थोड़ा सा एस्टिमेट दूं तो प्रति हिंदुस्तानी जो मैंने आपको कहा कि 36,000 रुपए का उत्पादन किया है अन्य बैंकों ने, उसमें से कुछ 23,000 उन्होंने प्राइवेट बैंक कंपनियों को और प्राइवेट आदमियों को लोन देके उत्पादन किया, और बाकी कुछ 13,000 जितना उन्होंने सरकार को लोन पे दिया है। तो जो सरकार को लोन पे दिया उसमें भी गलती सरकार की, वो तो साफ साफ है यदि पैसा मिसमैनेज होता है तो। अब प्राइवेट में 2 प्रकार के लोन है, एक तो जो छोटे आदमियों को देते हैं, जैसे घर का लोन है, या तो ऑटो का लोन है, या तो छोटे मोटे किसी को रोजगार के लिए 1-2 लाख को लोन दिया। उस लोन में, उसमें जिस आदमी को लोन दिया उसका इंडिविजुअल का नाम उसमें अटैच होता है। और कुछ लोन होते हैं जो कि कंपनियों को दिए जाते हैं, और प्रोजेक्ट लोन होते हैं जिसमें किसी तरह का कोलेट्रल नहीं होता। जैसे घर के लिए लोन दिया तो उसमें घर कोलेट्रल है, उस आदमी ने पैसा नहीं चुकाया, बैंक है वो घर को ऑक्शन कर देगी, ऑक्शन का पैसा बैंक में आ जाएगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट लोन होते हैं वो सिर्फ प्रोजेक्ट प्लान रखा जाता है और उसके ऊपर 200-500 करोड़ के लोन मिल जाते हैं। अब उस प्रोजेक्ट लोन में पैसा वापस आएगा या नहीं, तो वो जिस आदमी ने प्रोजेक्ट लोन दिया उसकी नीयत पे डिपेंड करता है। उसकी नीयत है कि नहीं उसको सचमुच देश में उद्योग बढ़ाने हैं, वो खुद भी उसको बड़ा उद्योगपति बन के बहुत सारी नाम हासिल करना है और पैसा हासिल करना है, पावर हासिल करना है, तो वो उद्योग चलाएगा। लेकिन मान लो वो कबाड़ी टाइप हुआ बिजनेसमैन कि पैसा लो और चलते बनो, तो वो 500 करोड़ 1000 करोड़ का लोन लिया, वो पानी में गया। इतना ही नहीं, इसमें से कुछ और भी होते हैं कि इस 1000 करोड़ के लोन का क्या करो, तो कि इस 1000 करोड़ के लोन से और रिश्वत दो और 2000 करोड़ का लोन दो, यानी उद्योग कभी वो डालते ही नहीं है, बस लोन लेते रहते हैं और जितना लोन मिला उतना पैसा घर भेज दिया, और उसमें से जो पैसा घर भेजा उसमें से और रिश्वत देके और लोन लिया। और अधिकतर उद्योगपति दोनों काम करते हैं, वो फैक्ट्री भी चलाते हैं और साथ साथ में इस तरह के लोन भी लेते रहते हैं जिसमें वो पैसा वापस नहीं करते। तो ये जो बिना कोलेट्रल का लोन दिया जाता है वो महंगाई की जड़ है। जो आदमी ने लोन लिया, उद्योग चलाया, लोन का पैसा वापस चुका दिया, उसे महंगाई नहीं बढ़ी। पर जिस आदमी ने लोन लिया, पैसा गायब कर दिया या तो घर ले गया, वो लोन वापस नहीं करेगा, तो जब डिपॉजिटर को तो पैसा चुकाना है, स्टेट बैंक हो या कोई भी बैंक हो, डिपॉजिटर को पैसा नहीं चुकाया तो बैंक डूब जाएगी, बैंक को बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इसलिए फिर नोट छापो या तो और M3 का उत्पादन करो, यानी जो आदमी लोन नहीं चुका रहा उसकी वजह से बड़े पैमाने पे M3 का उत्पादन होता है। फिर लोन चुकाने वाला, न चुकाने वाला कोई भी हो, वो बड़ा उद्योगपति हो या छोटा आदमी हो, लोन नहीं चुकाया यानी समझो कि उतना महंगाई पे असर पड़ेगा। पर अधिकतर लोन न चुकाने के किस्से होते हैं वो बड़े उद्योगपतियों के होते हैं, या तो प्रॉक्सी के द्वारा होते हैं। प्रॉक्सी के द्वारा कैसे होते हैं कि आपने 2-1 साल पहले अखबार में पढ़ा होगा कि सरकार ने 50,000 करोड़ के
किसानों के ऋण माफ कर दिए। तो कागज पे ऐसा लगेगा कि इससे तो छोटे आदमियों ने लोन नहीं चुकाया, किसान वगैरह, पर असल में वो स्टेप किसके लिए किया गया था? वो ट्रैक्टर कंपनियों के लिए किया गया था। एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पे डिफेमेशन का केस नाम शनाप हो जाएगा। उस ट्रैक्टर कंपनी ने फाइनेंस मिनिस्टर को रिश्वत दी थी कि आप ये किसानों के ट्रैक्टर के लोन माफ करवा दो। क्यों? क्योंकि यदि ट्रैक्टरों के लोन माफ नहीं किए होते तो बैंक है वो ट्रैक्टर ले लेती, ट्रैक्टर ऑक्शन कर देती, ऑक्शन कर देती तो ट्रैक्टर तो वापस वो किसान ले ही आता, या तो कोई और ले आता तो वो किसान को किराए पे देता। अंत में जो ट्रैक्टर इकोनॉमी है वो तो रहने वाला है, लेकिन नए ट्रैक्टर नहीं बिकते क्योंकि इतने सारे ट्रैक्टर सेकंड हैंड मार्केट में आ जाते हैं ऑक्शन के लिए कि उस कंपनी के एक भी नए ट्रैक्टर नहीं बिकते, तो उस कंपनी का मुनाफा कम हो जाता। यानी उस बड़ी कंपनी ने फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वगैरह को रिश्वत दी, या तो सुपर प्राइम मिनिस्टर को, कि आप ये 50,000 करोड़ के ट्रैक्टर लोन और बहुत सारे किसानों के लोन है वो माफ करवाओ ताकि हमारे ट्रैक्टरों का उत्पादन चालू रहे। तो इनडायरेक्टली ये प्रॉक्सी हुआ कि फायदा हुआ था बड़े उद्योगपति के लिए, बस छोटे आदमी है वो उसके प्रॉक्सी बन गए। फिर इसी तरह से लोन दी जाती है छोटे आदमी को, लेकिन कब? जब वो ट्रैक्टर खरीदेगा तब। यानी फायदा किसको हुआ? ट्रैक्टर बनाने वाले को। तो ये इसी तरह, और जो प्रोजेक्ट लोन होते हैं वो 200-500 करोड़ के लोन बिना कोलेटरल दिए जाते हैं, वो तो सारे बड़े उद्योगपतियों को ही दिए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा पैसा सरकार का प्राइवेट में चला गया जब उस उद्योगपति ने लोन का पैसा वापस नहीं किया, और वो लोन का पैसा वापस ना आने की वजह से फिर डिपॉजिटर को पैसा चुकाना, इसलिए सरकार नोट छापती है। अब ये जो रुपये का उत्पादन है उससे कैसे को एक ईमानदार आदमी की वेल्थ कम होती है कि मान लो मेरे जेब में 100 रुपया है, आपके जेब में 100 रुपया है, और जिसके भी जेब में जितना भी रुपया है, किसके जेब में करोड़ है, किसी के जेब में 10 रुपया है, और सब मिला के हमारा पर पर्सन रुपया होता है 100 रुपया पर पर्सन। अब मान लो रिजर्व बैंक है वो 10,000 करोड़ रुपया छाप के किसी को दे देती है, तो ऑटोमेटिकली उस आदमी की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ गई, और उस आदमी की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ गई, वो सामान खरीदने जाएगा, उसके पास 10,000 करोड़ रुपया, वो सामान खरीदेगा, तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। अब मेरे जेब में तो जो 100 रुपया या आपके जेब में 100 रुपया हो तो 100 रुपये का 100 रुपया रहा, क्योंकि जो नया पैसा उत्पादन हुआ वो हमें तो मिला नहीं, आपको मिला नहीं, उस आदमी को मिला, तो हमारा परचेसिंग पावर कम हो गया 100 रुपये का। यानी एग्जाम्पल दूं कि मान लो 100 रुपये में 2 लीटर दूध आता था। अब जिस आदमी को पैसा मिला वो दूसरे दिन क्या बोलेगा कि भाई मुझे वो मान लो रोज का 1 लीटर दूध खरीदता था, तो आज बोलेगा मुझे 2 लीटर दूध दो, साथ में मुझे 100 ग्राम बटर दो, साथ में मुझे 100 ग्राम चीज दो। तो ऑटोमेटिकली उसने ज्यादा, तो दूध वाला दूसरे दिन दाम बढ़ा देगा कि भाई इतना सारा दूध भी किया और कस्टमर लाइन में खड़े थे, तो क्यों मैं दूसरे दिन में चीज के दाम बढ़ा दूं। यानी जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो चीजों के दाम बढ़ते हैं। तो जो नया रुपया मैन्युफैक्चर हुआ वो जिस आदमी को मिला उसको चांदी चांदी हो गई, उस आदमी की इकोनॉमी खिल गई। लेकिन जिस आदमी को नया रुपये का जो उत्पादन हुआ, जो नए जिस आदमी को नहीं मिला, वो रिलेटिवली पहले जितना था उसकी कंपैरिजन में वो गरीब हो गया, कम अमीर हो गया या गरीब हो गया, जो भी बोलो। तो इस तरह से दूसरी तरह से इसी चीज को देखो तो जो 100 रुपए का जो 10,000 करोड़ का उत्पादन किया, उसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जेब से, आपसी जेब से रिजर्व बैंक ने 10-10 रुपया ले लिया और उस आदमी को दे दिया। यानी मेरा 100 रुपया 90 रुपया होगा, आपका 100 रुपया 90 रुपया होगा। लेकिन वो छीना झपटी होती तो हमें पता लग जाता, पोल खुल जाती। इसलिए छीना झपटी ना हो, इसलिए रिजर्व बैंक के डायरेक्टर ने दूसरी तरह से उनको लूट लिया। रिजर्व बैंक के डायरेक्टर ने नोट छाप के उसको दे दिए। या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने एंट्री क्रिएट किया, मतलब उसके पासबुक में लिख दिया कि जा भाई तेरे को हम 10,000 करोड़ का लोन दे रहे, भले भी फिर स्टेट बैंक के खाते में 10,000 कैश पड़ा हो या ना पड़ा हो। वो कानूनन, ये रिजर्व बैंक ने कानून बनाया है कि यदि स्टेट बैंक के पास 5,000 रुपया आता है तो वो किसी के पासबुक में 1 लाख रुपया का एंट्री कर सकती है इन फॉर्म ऑफ लोन। जिसने 5,000 जमा किया उसके खाते में तो 5,000 की एंट्री आई, और उसने 5,000 कैश जमा किया, बदले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी और को खाते में 1 लाख रुपए का पासबुक एंट्री कर सकती है और बोल सकती है कि भाई तुम्हारे खाते में 1 लाख है। अब वो प्रॉब्लम क्यों नहीं आता? क्योंकि वो आदमी कभी 1 लाख विड्रॉ करने नहीं आएगा। अधिकतर जो पैसा है वो चेक के थ्रू एक कंपनी से दूसरी कंपनी या एक आदमी के दूसरे कंपनी के थ्रू घूमता रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि कैश विड्रॉ मतलब कैश विड्रॉ करने जाते हैं इतने बड़े पैमाने पे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तिजोरी खाली होने को आए। तो इस वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपया छाप दिया किसी के अकाउंट पे या 100 करोड़ रुपया छाप दिया, उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ेगी
और रिजर्व बैंक ने नोट छापे तो भी महंगाई बढ़ी, क्योंकि मार्केट के अंदर देखो, मार्केट के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रुपया और रिजर्व बैंक के रुपया की एक ही कीमत है। मार्केट इसको देखता ही नहीं है कि स्टेट बैंक का रुपया है वो कम कीमत का, रिजर्व बैंक ऑफ रुपया का अलग अलग कीमत है, दोनों की सेम कीमत है। फिर ये बात अलग है कि मान लो आप सब्जी खरीदने जाओगे तो वो आपका चेक नहीं लेगा, वहां पे वो कैश मांगेगा, तो चलो सब्जी वाले के वहां आरबीआई नोट की वैल्यू है, कैश की वैल्यू नहीं है। लेकिन कुछ ईमानदार बिल्डर है जो कि 100% चेक से लेते हैं, वो कैश लेते ही नहीं है, 5,000 रुपया भी कैश नहीं लेते, 20 लाख का मकान हो या 1 करोड़ का मकान हो। कुछ ईमानदार लोग होते हैं जो 5,000 रुपया भी कैश नहीं लेते, वो यही बोलते हैं कि भाई सारा का सारा पैसा दे दो, तो वहां आपके आरबीआई के नोट काम नहीं आएगा, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही नोट काम आएगा। पर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक एंट्री काम आएगा किसी और बैंक का, पर ये दोनों फ्रीली कन्वर्टेबल है। 1-2 दिन की देर लगेगी, मान लो सब्जी वाले ने आपको बोला कि भाई मैं स्टेट बैंक ऑफ चेक नहीं लूंगा, तो क्या आप एटीएम जाके पैसा निकाल के उसको दे दो, तो ठीक है 2-3 घंटे लगे, पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों कन्वर्टेबल है। आपके पास 20 लाख रुपए का आरबीआई का नोट है, मतलब हजार के नोट है, बिल्डर बना करता है, तो बैंक में डाल के उसका चेक बना के ले लो, यदि व्हाइट मनी है तो। ब्लैक मनी है तो अलग बात होगी, पर आपके पास यदि व्हाइट मनी है तो बैंक में डाल के आपने चेक निकाल के उसको या ड्राफ्ट निकाल के उसको दे दिया, तो ये पूरा कन्वर्टेबल मनी है। फिर इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट आता है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे लोग यदि नोट मांगने जाएंगे तो क्या होगा, तो पहले तो ये होगा क्यों नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सरकार की बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा भारत सरकार की, विजया बैंक भारत सरकार की। एक रिजर्व बैंक को आप राइट जेब मान लो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विजया बैंक वो गवर्नमेंट की लेफ्ट जेब है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि लेफ्ट जेब पैसा तुम्हें खत्म हो गया और राइट जेब में पैसा पड़ा है। यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास नोट खत्म हो जाते हैं तो स्टेट बैंक के पास पावर है कि वो रिजर्व बैंक से रुपया मांगे। रिजर्व बैंक के पास पावर है कि वो स्टेट बैंक के बॉन्ड खरीद के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जितने नोट चाहिए उतने दे दे, 1000 के 10,000 के 10,000 के नोट नहीं है, पर रिजर्व बैंक को छापना हो तो 10,000 के भी छाप सकती है, लाख के भी छाप सकती है, कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर। वो कल मान लो 1 करोड़ का नोट छापना चाहती है तो रिजर्व बैंक है उसको सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई मेरे नोट कम पड़ रहे हैं, 1 करोड़ का नोट छापने दो, आधे घंटे का काम है, यदि फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया तो करोड़ का नोट भी छाप सकती है। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी खाली नहीं होने वाला, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास पावर है कि वो अनलिमिटेड नोट छाप के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जरूर पड़ने पे दे सकती है। यानी मार्केट के अंदर और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रुपये और रिजर्व बैंक के रुपये के बीच में कोई तफावत ही नहीं है, कोई कंपैरिजन, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मैंने समस्या का वर्णन किया कि महंगाई क्यों बढ़ती है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रुपया मैन्युफैक्चर करते हैं, M3 मैन्युफैक्चर करते हैं। और M3 क्यों मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे उद्योगपति है जो कि लोन ले जाते हैं और पैसा वापस नहीं करते, उन्हीं की वजह से इतना सारा रुपया मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ी इसलिए रुपये मैन्युफैक्चर किया, ये 90% झूठ है, 10% सच है। 10% सच क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है 2% और मनी सप्लाई बढ़ा है पर ईयर 20% ऑन एन एवरेज, पिछले 10 साल के एवरेज बता रहा हूँ। पिछले 10 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है कुछ 1 to 2% और मनी सप्लाई 2%, और मनी सप्लाई बढ़ा है अबाउट 20%। तो यदि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से पैसा छापना पड़ता तो 2% छापना पड़ता। फिर दूसरा झूठ ये लोग बोलते हैं कि भाई जीडीपी बढ़ी इसलिए छापना पड़ा, तो भाई जीडीपी बढ़ी 7% और मनी सप्लाई बढ़ा 20%, तो ये कुछ 60% झूठ हो गया। यदि जीडीपी के बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ाया है तो जीडीपी से मनी सप्लाई से 7% बढ़ना चाहिए था, 8% बढ़ना चाहिए था। तो नोट छापने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो लोग लोन ले जाते हैं, बहुत सारे उद्योगपति है, वो पैसा वापस नहीं करते और वो जो पूरा पैसा है वो पीएम से लेके पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, रिजर्व बैंक के डायरेक्टर, रिजर्व बैंक के डेप्यूटी डायरेक्टर और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, अलग अलग बैंकों के चेयरमैन, इन लोगों में रिश्वत के तौर पे बढ़ जाता है। तो ये हुई समस्या। उपाय जो मैं प्रपोज कर रहा हूं वो है राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर। देखो ये जो नोट छप रहे हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के सिग्नेचर के बिना नहीं छप सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर, आरबीआई गवर्नर जब बोलेगा कि नोट छापो तभी नोट छपते हैं। यानी यदि नोट छपने का सिलसिला कम करना हो नागरिकों को, तो नागरिकों की आरबीआई गवर्नर के ऊपर लगान होनी चाहिए। आरबीआई के गवर्नर में डर होना चाहिए कि भाई उसने बहुत ज्यादा नोट छापे तो नागरिक उसको नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए राइट टू रिकॉल आरबीआई गवर्नर, वो मैंने प्रोसीजर डिस्क्राइब किए 23.8।
पूरा प्रोसीजर क्लॉज डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से भारत के नागरिक रिजर्व बैंक के गवर्नर को बदल सकते हैं। इसके सारे क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। मैंने बहुत सारे वकीलों को दिखाया, उन्होंने गलती ढूंढने की बहुत कोशिश की, उनको कोई गलती नहीं मिली, इसलिए अब वो बोलते हैं कि ये कानून उन्होंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे कि पढ़ा है तो फिक्स में आ जाएंगे कि पढ़ा है तो बताओ क्या गलती है इसमें, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए वो दो बात आपको कहेंगे कि एक तो राइट टू रिकॉल आरबीआई गवर्नर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जब आप उनसे पूछोगे कि भाई बताओ इसका कौन सा आर्टिकल, कौन सा क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो बोलेगा कि ये कानून मैंने पढ़ा ही नहीं है। बिना पढ़े उन्होंने बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद राइट टू रिकॉल एसबीआई चेयरमैन। एसबीआई वो सरकार का दूसरा हाथ है बैंकिंग सिस्टम में। एक हाथ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हाई लेवल ऑपरेशन करता है, और जो रिटेल लेवल के और मिडिल लेवल के ऑपरेशन करता है गवर्नमेंट के, वो एसबीआई। तो राइट टू रिकॉल एसबीआई चेयरमैन, इससे ये दूसरा सॉल्यूशन है। अब जो बेसिक प्रॉब्लम आता है बैंकिंग सिस्टम का कि धड़ाधड़ नोट छापते हैं या तो M3 मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर वो आरबीआई या एसबीआई, उसका उपाय क्या है? तो कुछ लोग उसका उपाय बोलते हैं कि सोने को करेंसी कर देना चाहिए। मैं उसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि सोना है वो दूसरा देश आके लूट सकता है, और यदि दूसरे देश ने आके सोना लूट लिया तो इकोनॉमी बंद हो जाएगी। तो जबकि ये जो वर्चुअल करेंसी है उसका फायदा क्या है कि दूसरा देश उसे लूट नहीं सकता। दूसरा भी सोने का प्रॉब्लम है कि सोना यदि मैं अपने पास रखूंगा तो मुझे ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम होगी। मान लो मुझे दिल्ली चेक भेजना है, तो आज मैं दिल्ली चेक कैसे भेजता हूं? मैंने चेक भेज दिया, वो जब दिल्ली में जमा करेगा तो मेरे खाते में से उसके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन सोना यदि इंडिविजुअल के पास है तो मुझे सोना उसको फिजिकली भेजना पड़ेगा, और यदि मुझे बैंक के जरिए भेजना है चेक के लिए तो मुझे सोना बैंक में रखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम वो ही है कि कल बैंक वाला यदि सारा सोना लेके भाग गया तो। आज क्या है कि वर्चुअल करेंसी को भागना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यदि करेंसी पूरी बुक्स पे है और सिर्फ 20% करेंसी नोट में है तो कोई नोट लेके भाग सकता है। ये प्रॉब्लम है कि नोट लेके भाग सकता है, लेकिन वर्चुअल करेंसी को कोई गायब नहीं कर सकता। मतलब उसने यदि मेरे खाते में से उसके खाते में ट्रांसफर करने की कोशिश की तो कर देगा, लेकिन पकड़ा जाएगा तुरंत कि किस आदमी ने ये की, और वो रिवर्स भी हो सकता है। वो जो ट्रांजैक्शन है वो रिवर्स भी हो सकता है। जबकि कोई सोना लेके भाग गया तो उसको रिवर्स करना आसान है, बहुत ही मुश्किल है या तो नामुमकिन है। मान लो वो देश छोड़ के भाग जाता है, तो कैसे उससे सोना वापस लाओगे? तो बैंकिंग सिस्टम का एक फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि सोना मैं अपने पास रखूं या बैंक के अंदर रखूं। यदि बैंक के अंदर रखूं तो वही प्रॉब्लम आएगी कि यदि बैंक वाला लूट के ले गया या तो देश छोड़ के भाग गया सारा सोना लेके, तो क्या होगा? इसलिए मैं वर्चुअल करेंसी को सपोर्ट करता हूं। पर वर्चुअल करेंसी का प्रॉब्लम आज ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मन चाहे उतने नोट छाप देती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मन चाहे उतना M3 क्रिएट कर देती है, मतलब परमिशन के साथ, लेकिन करती है उसे महंगाई तो बढ़ती है। तो उसके लिए मैंने ये सेक्शन 23.9 में मैंने बताया कि किस तरह से हम डिपॉजिट और लैंडिंग सिस्टम जो है उसमें चेंज ला सकते हैं। तो क्या क्या मैंने जो प्रपोजल दिया है वो सिटीजन्स रूपी सिस्टम। अभी जो है वो क्या है, इलीट मैंस रूपी सिस्टम है। इलीट मैंस रूपी सिस्टम यानी रिजर्व बैंक का डायरेक्टर तय करता है या तो एसबीआई का चेयरमैन तय करता है कि कितने नोट छपेंगे वगैरह, और उनकी मिली भगत होती है। वो अंदर पैसा, नया पैसा जो आता है वो अंदर बांट लेते हैं। सिटीजन रूपी सिस्टम में फर्क क्या है मैं बताता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई के सिवा जितने भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो रुपये का M3 का उत्पादन नहीं करेंगे। M3 का उत्पादन आरबीआई और सिर्फ आरबीआई करेगी। ये पहला है, 100% मनी भी बोल सकते हो उसको। उसके बाद आरबीआई रुपये का उत्पादन तभी करेगी जब मिनिमम 51% सिटीजन ने उसको अप्रूव किया। यानी कि रिजर्व बैंक का चेयरमैन है वो प्रपोजल रखेगा कि भाई मैं इतने रुपए का उत्पादन करूंगा। मान लो उसने प्रपोजल रखे कि मैं 2 लाख करोड़ का उत्पादन करूंगा, और उसने फिर वो प्लान रखेगा कि 2 लाख करोड़ में से इतना पैसा इसको जाएगा, इतना पैसा इसको जाएगा, इतना पैसा इसको जाएगा, इस डिपार्टमेंट को जाएगा, इस डिपार्टमेंट को जाएगा वगैरह। और यदि 51% लोग उसको पटवारी की कचहरी में जाके या SMS से या ATM से अप्रूव करते हैं तो ही वो प्लान पास होगा और उतने रुपये का उत्पादन होगा। तो फर्क क्या है कि आज गिने चुने लोग, PM फाइनेंस मिनिस्टर और जो लोबिया रिजर्व बैंक के गवर्नर और जो लोबिया उनको रिश्वत देती है, या तो जो लोबिया उनको कंट्रोल करती है मीडिया के द्वारा, या तो
जुडिशरी के द्वारा उन लॉबियों के आधार पे उनको नोट छापने के डिसीजन लेने पड़ते हैं। जबकि मैंने जो सिस्टम प्रपोज की उसमें उन लॉबियों का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि वो लॉबियां 51% पॉपुलेशन को तो दबा नहीं सकती। इसमें रुपया पैदा करने की ताकत है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो नागरिक हो जाते हैं। और नागरिक है, रिजर्व बैंक का गवर्नर प्लान रखेगा, नागरिक है वो एटीएम या एसएमएस या पटवारी की कचहरी में जाके यस नो रजिस्टर करके अप्रूवल देगा, और किसी भी दिन वो अप्रूवल चेंज भी कर सकता है। और यदि 51% लोगों का अप्रूवल आता है तो नए नोट छपेंगे और M3 का सप्लाई बढ़ेगा। तो इससे ऑटोमेटिकली महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है कि लोन ले जाते हैं और लोन देते नहीं है, तो उसका मैंने ये प्रपोजल दिया है कि सरकार लोन कुछ एक कैटेगरी में डायरेक्टली इंडिविजुअल को देगी, जैसे एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, वो सीधा इंडिविजुअल को देगी। और उसमें 95% केस में लोन वापस आ जाते हैं, एजुकेशन लोन अधिकतर वापस आ जाते हैं, हाउसिंग लोन भी अधिकतर वापस आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई किसी को 100 करोड़ की लोन चाहिए, उसको उद्योग स्थापित करना है, तो उसमें मैंने नियम प्रपोज किया है कि जिस आदमी को 100 करोड़ का लोन चाहिए तो पर पर्सन सरकार सिर्फ 5 लाख का लोन देगी, और जिस आदमी को 1 करोड़ का लोन चाहिए वो 20 गारंटर लेके आए, 20 गारंटर आ जाएंगे, सरकार उसको 1 करोड़ का लोन दे देगी। किसी को 100 करोड़ का लोन चाहिए तो वो 2000 गारंटर ले आए, 2000 गारंटर ले आए, सरकार उसको 100 करोड़ का लोन देगी। यानी पर पर्सन एक सीमा मैंने प्रपोज की है 5 लाख की, कि पर पर्सन 5 लाख की लोन मिलेगी, और वो तभी जब उस आदमी के पास मिनिमम 4 लाख का फिक्स डिपॉजिट है। तो वो 4 लाख का फिक्स डिपॉजिट है, वो एक तरह का श्योरिटी बन जाएगा, और सामने सरकार जिस आदमी को 100 करोड़ का लोन देंगे उसको दे देंगे, और जो इंटरेस्ट है सरकार अपना एक इंटरेस्ट रेट तय करेगी 8%, और बाकी जो भी प्रीमियम है श्योरिटी के लिए वो श्योरिटी देने वाला और इंडस्ट्री वो तय करेंगे। तो इसके द्वारा बिना किए हुए लोन नहीं जाएंगे। अब तो इसके द्वारा ये सारे समस्या जो मैंने आपको बताई वो सॉल्व हो सकती है। अब कुछ एक गलतफहमियां जो है लोगों को बैंकिंग सिस्टम के बारे में, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई रिजर्व बैंक तो तभी नोट छापेगी जब उसके पास सोना होगा, तो क्या चिंता है रिजर्व बैंक ने नोट छापे, सोना था उसके पास। भाई मैं कहूंगा कि आपके जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, या तो आप जो भी इकोनॉमिक्स का कॉलम पढ़ते हो अखबार में, वो सर से पांव तक बिका हुआ आदमी है कि उसने आपको यह भी नहीं बताया कि गोल्ड रिजर्वेशन का जो लॉ है वो 1951 में ऑफिशियली अबॉलिश हो गया था। मैं आंकड़े के तौर पे कहूं तो आज प्रति हिंदुस्तानी 9,000 रुपए का करेंसी नोट छापे हैं रिजर्व बैंक ने प्रति हिंदुस्तानी, और रिजर्व बैंक के पास सोना कितना है प्रति हिंदुस्तानी, सिर्फ 1,000 रुपया। रिजर्व बैंक के वेबसाइट पे पहले पेज पे मैंने जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया है सेक्शन 23.2 में, सेक्शन 23.3 में मैंने यूआरएल दी, उसमें से 2 यूआरएल है वो रिजर्व बैंक के डॉक्यूमेंट पे ही आपको ले जाएंगे। उस डॉक्यूमेंट में आप टेबल नंबर 1 देखोगे, वो आपको बताएगा कि कितने करेंसी नोट है। टेबल नंबर 2 में आप देखोगे कि रिजर्व बैंक के पास कितना सोना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सोने को जो भी पर तोला भाव है वो लगा के आप देख लीजिए कितना कन्वर्जन होता है, आपको पता लग जाएगा कि जितने करेंसी नोट है उसका 1/10 ही सोना रिजर्व बैंक के पास है। मतलब ये गोल्ड लॉ वो 1942 में कमजोर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से रिजर्व बैंक ने नोट छापने शुरू कर दिए थे, सोना नहीं था तो भी, और 1951 में ऑफिशियली अबॉलिश हो गया। अब रिजर्व बैंक के कानून क्या है कि वो उतने नोट छापेगी जितना उसके पास गोल्ड प्लस फॉरेन करेंसी होगा। फॉरेन करेंसी को वो रिजर्व मानते हैं, वो क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक है वो हमारी गुलामी कायम रखने की एक संस्था है। रिजर्व बैंक के पीछे का इतिहास इस तरह से है कि अंग्रेज ने जब देश छोड़ा तब अंग्रेजों की काफी सारा पावर अमेरिका के हाथ में आ गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन कमजोर हो गया और अमेरिका पावरफुल हो गया था। और उसमें यह भी था कि अमेरिका और यूरोप की काफी सारी जो इलीट थे, जो धनिक लोग थे, वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे, इसलिए पावर सेंटर अमेरिका बन गया था। तो उन्होंने देखा कि हम हिंदुस्तान पे अपना शासन कैसे करें। हिंदुस्तान तो छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि नेवी का विद्रोह हुआ था और सुभाष चंद्र बोस जीवित थे, ऐसी मान्यता थी। कुछ लोग मानते थे कि मर गए हैं, कुछ लोग मानते थे कि वो जीवित थे, लेकिन तय नहीं था, कोई सबूत नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी है। और एक शंका थी कि सुभाष चंद्र बोस भारत में आके
बड़े पैमाने पे सेना के अंदर विद्रोह करा सकते। ये उस समय की कुछ मान्यताएं थी, इसलिए अंग्रेजों को लगा कि अब भारत छोड़ना पड़ेगा ऑफिशियली, तो किसके द्वारा हम अपना शासन भारत में करें। तो दो तीन ऑप्शन थे कि कांग्रेस के द्वारा। तो कांग्रेस में उनके टॉप लेवल पे बहुत सारे एजेंट थे, जैसे जवाहरलाल गाजी और दुरात्मा गांधी, ये सब अंग्रेजों के ही चमचे थे। पर कमी यह थी कि कांग्रेस में ग्रासरूट का भी रोल था। तो ग्रासरूट ने यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे को पीएम बना दिया, तो या तो एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन के बाद जैसे जैसे नए नेता आएंगे कांग्रेस में, उसमें देश के लोग आते जाएंगे, यानी विदेशों के एजेंटों का पावर कम हो जाएगा। यानी कांग्रेस एक एंटिटी थी जिसके द्वारा वो कंट्रोल कर सकते इंडिया को, पर वो डिपेंडेबल एंटिटी नहीं थी। दूसरा था आईएएस। अधिकतर आईएएस जो उस समय थे 1947 में, वो ब्रिटिशर के लिए वफादार थे। लेकिन आईएएस में भी वही था कि हर साल रिटर्न एग्जाम होगा, नए लोग आएंगे और वो लोग तो ब्रिटेन को वफादार नहीं रहेंगे। तो दो एंटिटी उन्होंने पसंद की कि जिसके द्वारा वो देश पे सत्ता कर सके। एक तो थी हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में क्या था कि जज के लड़के जज बनते हैं, हाई कोर्ट में भी जज के लड़के जज बनते हैं। जज के लड़के या तो उनके रिश्तेदार, या तो कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रिश्तेदार जज बनेगा और जज का रिश्तेदार है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेगा। मतलब थोड़ा बहुत उनमें हेरफेर होता रहता है। या तो कोई जज का लड़का है वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनेगा, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का भतीजा है वो जज बनेगा। थोड़ा इंटेलेक्चुअल और जज में भी क्रॉस ओवर होता है। पर अंग्रेजों ने जुडिशरी में अपने जो खास चमचे थे उनको बिठा दिया, और जुडिशरी इस तरह से वो रखे गए कि जज के लड़के या जज के रिश्तेदार जज बनेंगे। और इस तरह से उन्होंने एक ऐसी फोर्स इंडिया में रहेगा विच विल बी लॉयल टू द फॉरेनर्स। और दूसरा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी उन्होंने अपने आदमी रखे और एक तरह का दबाव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्रियों के, क्योंकि रिजर्व बैंक का जो आदमी आएगा वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का होना चाहिए या हार्वर्ड का होना चाहिए। तो इसके द्वारा उन्होंने कैसे ये डोमिनेशन इन्फोर्स किया कि यदि किसी आदमी को आरबीआई में सीनियर पोजीशन चाहिए तो उसको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना पड़ेगा। वहां उसको वो इवोल्यूएट करेगी कि ये आदमी अंग्रेजों का गुलाम बन के रहेगा या उसमें नेशनलिस्टिक टेंडेंसी है। यदि उसमें राष्ट्रवादी टेंडेंसी है तो उसको वो रिजर्व बैंक में सीनियर पोजीशन मिलेगी नहीं। यदि वो गुलाम मानसिकता का है, मनमोहन सिंह जैसे, तो ही उनको रिजर्व बैंक में सीनियर पोजीशन मिलेगी। तो रिजर्व बैंक है वो कंट्रोल, विदेशों का कंट्रोल, यानी अमेरिका का, ब्रिटेन का कंट्रोल चालू रखने के लिए एक संस्था थी। राइट टू रिकॉल आरबीआई गवर्नर आएगा तो ये बंद हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि उस समय आरबीआई का गवर्नर है वो सीधा प्रजा के कंट्रोल में होगा। यानी राइट टू रिकॉल आरबीआई गवर्नर इसको खत्म कर देगा इस पूरे प्लान को। पर जो भी प्लान रहा उसकी वजह से ये कानून बना आरबीआई के अंदर कि आरबीआई उतने ही नोट छापेगी जितना उनके पास डॉलर होगा। यानी किसी ने $1 जमा किया तो रिजर्व बैंक 50 रुपया छाप के देगी, किसी ने वो डॉलर वापस ले लिया तो रिजर्व बैंक 50 रुपया मार्केट से वापस ले लेगी। तो अभी सोने का स्टैंडर्ड मैं कहूंगा 1951 में अबॉलिश हो गया। और यदि आपके मन में मान्यता है कि रिजर्व बैंक सोने के सामने रुपया छापती है, तो मैं कहूंगा कि आपके इकोनॉमिक्स कोर्स जिसने पढ़ाया उसको जाके 2 चापट मारिए, और जो आदमी के आप इकोनॉमिक्स के कॉलम पढ़ रहे हैं उसके वो एक सर से पांव तक झूठा आदमी है, यानी वो सच छुपाने वाला आदमी है। 2 प्रकार के झूठे होते हैं, एक तो जो झूठ बोलता है, ऐसे झूठे तो कम मिलेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सच को छुपाते हैं, इंपॉर्टेंट सच को। तो एक इतना बड़ा महत्व का सच उसने आपसे छिपाया कि गोल्ड स्टैंडर्ड 1950 में ऑफिशियली अबॉलिश हो गया था। तो वो आदमी सच छुपाने वाले झूठा है, और उस झूठे को आपको हमेशा के लिए बायकॉट कर देना चाहिए। उसको बोलो कि भाई इतना महत्वपूर्ण सच आपने हमें बताया नहीं, आज से मैं आपको बायकॉट कर रहा हूं। तो मैं समराइज करूंगा, रिजर्व बैंक महंगाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि रिजर्व बैंक नोट छापता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह M3 का उत्पादन करती है। M3 क्या है? रुपये की लीगल डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स वालों को जो बोलना है बोले। M3 की लीगल डेफिनेशन क्या है वो आपको रिजर्व बैंक के वेबसाइट पे मिलेगी। उनके जो M3 का काउंट है कि M3 प्रति हिंदुस्तानी है 60,000 रुपया, तो उससे आपको मिल जाएगी कि भाई M3 की डेफिनेशन क्या। कोई तो डेफिनेशन होगी जिसके आधार पर उन्होंने ये आंकड़ा दिया। महंगाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि M3 का उत्पादन होता है। M3 का उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि कुछ एक झूठे उद्योगपति है जो कि उद्योग के नाम पे पैसा ले जाते हैं, लोन वापस नहीं करते और नोट छापने पड़ते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई का दुष्परिणाम क्या है? नोट छपे,
जिस आदमी को नोट मिले, नए छपे हुए नोट, वो माला माल हो गया। जिस आदमी तक, यानी जो गरीब आदमी है, नीचे के आदमी है, जिनके पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट कम है, बैंकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कम है, उनको नोट नहीं मिले या तो बहुत बाद में मिलेंगे, साल 2 साल 5 साल बाद, उनको नोट नहीं मिले, उनकी परचेसिंग पावर कम हो गई, वो रिलेटिवली गरीब हो गए। इसका उपाय क्या है? राइट टू रिकॉल आरबीआई गवर्नर, यानी कि पब्लिक आरबीआई गवर्नर को निकाल सके, और राइट टू रिकॉल एसबीआई गवर्नर चेयरमैन, यानी पब्लिक एसबीआई चेयरमैन को निकाल सके। दूसरा, एसबीआई कैन नॉट मैन्युफैक्चर M3, ओनली आरबीआई कैन मैन्युफैक्चर M3, इस तरह का कानून पास किया जाए। और आरबीआई मैन्युफैक्चर कब करेगा नए M3 का? सिटीजन के अप्रूवल के बाद, यानी 51% पॉपुलेशन अप्रूव करेगी, उसके बाद ही नोट छपेंगे। और ये कोई महंगा काम नहीं है। पिछले साल M3 सप्लाई बढ़ा था कुछ 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ M3 सप्लाई बढ़ा था। यदि हर एक आदमी पटवारी की कचहरी में जाके यस नो करता है तो खर्चा कितना आएगा? पूरे देश का खर्चा आएगा 200 करोड़। तो कहां 7 लाख करोड़ का 200 करोड़? और यदि ये प्रोसीजर एटीएम और एसएमएस पे आ जाएगी तो खर्चा कम हो जाएगा 2-5 करोड़। यानी 7 लाख करोड़ का कैश, अरे 7 लाख करोड़ का M3 का उत्पादन करना है या नहीं, वो तय करने की प्रोसीजर की कीमत क्या है? 5-6 करोड़, यानी 0.01% भी नहीं हुआ। तो इसके द्वारा हम बैंकिंग सिस्टम में डिसिप्लिन ला सकते हैं। और लोन देने की बात आई एंड में, तो कुछ इंडिविजुअल लोन दिए जाएंगे, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, और जो बाकी बड़े लोन है उसके लिए जिस आदमी को 100 करोड़ का लोन चाहिए वो 2-3 हजार गारंटर ले आए, जिसको 10,000 करोड़ का लोन चाहिए वो 2 लाख गारंटर ले आए। मतलब कि आपके पास जितने गारंटर होंगे उस हिसाब से आपको इंडस्ट्रियल लोन मिलेगी। गारंटर नहीं है तो लोन नहीं मिलेगी। तो इसके द्वारा हम ये करेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।